नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कुरुक्षेत्र देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत। लॉकडाउन के 27 दिन पूरे हो चुके हैं। देश भर में कोरोना के मामले 17,000 से ऊपर जा चुके हैं। 543 लोग अपनी जान खो चुके हैं। सरकार ने आज से कई इलाकों में जरूरी सेवाओं के लिए शर्तों के साथ कुछ रियायत देना भी शुरू किया, लेकिन कई राज्य सरकारें अभी लॉकडाउन में किसी तरह की ढील देने के पक्ष में नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है, कुछ लोग लॉकडाउन का अब भी माहौल उड़ा रहे हैं और कोरोना वॉरियर्स के लगातार दुश्मन बने हुए हैं। उससे इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पुलिस प्रशासन को भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। कहीं तबलीगी जमात से जुड़े कोरोना पॉजिटिव मरीज आइसोलेशन वार्ड से, अस्पतालों से फरार हो रहे हैं, तो कहीं कोरोना वॉरियर्स पर, डॉक्टर्स पर हमले कर रहे हैं। आखिर कोरोना पॉजिटिव जमाती अस्पतालों से भागते क्यों हैं और जमात की इस भागम भाग के पीछे किसका दिमाग काम कर रहा है? पुलिस और मेडिकल टीम्स पर हमले रुक क्यों नहीं रहे? आज इसी पर कुरुक्षेत्र में मेहमानों से होगी बात और तह तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जरा हम इंदौर पत्थरबाजी कांड के आरोपी जावेद नाम के उस कोरोना पॉजिटिव मरीज की बात सुनाना चाहते हैं जो जबलपुर मेडिकल हॉस्पिटल से भाग गया था, बाद में पकड़ा गया। खुद आप जावेद से सुनिए कि वो अस्पताल से भागा क्यों। वो पीछे डाला में बैठ गए? हाँ, डाले में बैठ गए। कहाँ पे बैठे? वो चौराहे पे थी। वही जबलपुर चौराहे पे? जबलपुर चौराहे से हाईवे। अच्छा, तो उसमें और कोई नहीं बैठा था? कोई भी नहीं था। वहाँ से फिर वो आगे थे और मैं पीछे था। फिर वो कहाँ, वहाँ किसी को छुए नहीं? मैंने छुए नहीं, तो दूर बिठा दिया था। उन्होंने मुझे पीछे बोले वो पुलिस वाले तकलीफ करेंगे, 3 जनों को बैठने नहीं देंगे, तू पीछे बैठ। अच्छा, तू उनको बताया था क्या कि तू हॉस्पिटल से भागा है? नहीं बताया। अभी और किसके संपर्क में आया? कितने लोगों से मिले? किसी से नहीं मिला बस। और उसके बाद उन्होंने वो चौराहे पे छोड़ा, हाईवे पे। या हाईवे पे इस शख्स की कहानी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंदौर में इसने मेडिकल टीम के ऊपर हमला किया था, वहां से भाग गया, जबलपुर में पकड़ा गया, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। जबलपुर से भी भाग गया, नरसिंहपुर में इंदौर जाने की कोशिश करते हुए फिर से पकड़ा गया। अब आप सोचिए, 3 शहरों में यह कोरोना पॉजिटिव शख्स कितने लोगों के संपर्क में आया होगा, कितने लोगों के बगल में बैठा होगा, छुआ होगा, कहां कहां पुलिस आखिर ट्रेस करेगी। कर्नाटक का मामला देखिए। बेंगलुरु से हमारे पास जो तस्वीर आई वो और परेशान करने वाली है। बेंगलुरु में बीबीएमपी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जमकर हंगामा किया। मेडिकल टीम ने जो टेंट लगाया हुआ था उसे तक तोड़ा। बेंगलुरु में कोरोना हॉटस्पॉट इलाका है पादरायन। यहां पर 3 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले थे। इसके बाद मेडिकल टीमें इन कोरोना पॉजिटिव लोगों के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ढूंढकर उन्हें क्वारंटाइन करने के लिए गई थी। किसकी सलामती के लिए? उनकी अपनी और उनके इलाके की सलामती के लिए। लेकिन इन लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, उसके बाद हंगामा किया, तोड़फोड़ की। जो कैंप लगाया गया था यहां लोगों की पहचान करके उनको अलग करने का, उसे ही तोड़ दिया। मेडिकल टीम को मोहल्ले के लोग वहां से जबरदस्ती भगाने लगे और सस्पेक्ट्स को, यानी कोरोना के जो संदिग्ध थे, उनको मेडिकल टीम के साथ भेजने से मना कर दिया। उत्तराखंड की तस्वीर देखिए। हरिद्वार में क्वारंटीन किए गए एक जमाती के फरार होने के बाद काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। उस जमाती कोरोना मरीज को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। इसका नाम है सावेज और 26 मार्च को यह दिल्ली के मरकज से हरिद्वार लौटा था। इसके बाद इसे क्वारंटाइन किया गया, लेकिन ये उस क्वारंटाइन सेंटर से भाग गया। तस्वीरों में आपको बैठा जो लड़का दिखाई दे रहा है, यह वही शख्स था। पुलिस ने इसे शंकर आश्रम चौक पर पकड़ लिया। इस जमाती के पकड़े जाने के बाद राहत की सांस ली सबने, लेकिन इस बीच ये कहां गया होगा, कितने लोगों से मिला होगा, कौन से गाड़ी में इसने सवारी की होगी। अब पुलिस की सरदर्दी ये है कि उन सब लोगों को ट्रेस करें और जाने कितने लोगों तक पुलिस पहुंच पाएगी और कितनों तक नहीं। तो आखिर इस बर्ताव की क्या वजह है? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलिन कोहली जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ हैं, मौलाना नदीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल से, एसडीपीआई से तस्लीम रहमानी जी हमारे साथ हैं, वीएचपी से विनोद बंसल जी हैं और मुंबई से हमारे साथ हैं स्कॉलर अतीकुर रहमान। सीधे चर्चा शुरू करते हैं। हमने आपको ब्रेक से पहले तस्वीरें दिखाई, कम से कम 3 जगहों पर आपने देखा कैसे मध्य प्रदेश हो, बेंगलुरु हो या फिर उसके अलावा हरिद्वार हो, जमात से जुड़े लोग
कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, अस्पतालों से भागते हैं, कभी घरों क्वारंटीन सेंटर से भाग जाते हैं, कहीं पुलिस की टीम पर, मेडिकल की टीम के साथ बदसलूकी होती है, उनका सेटअप उखाड़ दिया जाता है, टेंट उखाड़ दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोरोना संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए वहां पर गए थे। ये तस्वीरें आज पहली बार नहीं आई हैं, लेकिन ये तस्वीरें आना बंद भी नहीं हो रही हैं। इसलिए हमारा सवाल है, मैं रहमानी साहब से शुरुआत करना चाहता हूं आज चर्चा की। रहमानी साहब, ये बताइए कि अस्पताल से भागना, क्वारंटीन सेंटर से भागना, जो लोग आपको इलाज देना चाहते हैं और आप और लोगों को बीमार ना करें इसलिए आपको कुछ दिनों के लिए अलग रखना चाहते हैं, उपचार के साथ उनके साथ बदसलूकी करना, क्यों? ऐसी क्या बात है जो ये इन लोगों को प्रशासन से कोऑपरेट करने से रोक रही है? देखिए, ये तो ये बिल्कुल नामुनासिब बात है और गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना एक्सक्लूसिव भी हमको होने की जरूरत नहीं है। आम हालात में भी लोग लामा लेके अस्पतालों से जाते हैं, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, भाग भी जाते हैं। या भी हर जहन का आदमी होता है, किसी वजह से भी परेशान हो सकता है, कोई भी गलत बात दिमाग में आ सकती है किसी के। तो अब ऐसा, अभी आप देखिए 17,000 से करीब लोग हमारे अस्पतालों में हैं। 17,500 का तो आज ही गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक्स हुआ कि वो पॉजिटिव है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में हैं। उसमें से कितने लोगों के वाकयात आप कोट कर सकते हैं कि वो अस्पताल से भाग गए होंगे? आप जाहिर है 8, 10, 15, 20 से ज्यादा नहीं कर सकते इस किस्म के वाकयात। अब अगर आप उनको एक्सक्लूसिवली टारगेट करके कैमरा उन्हीं के पर, मुझे इस बात पे हैरत भी है और अफसोस भी है कि आप हजरात, यानी तमाम ही मीडिया के, पर्टिकुलरली आपको नहीं कह रहा हूं, तमाम लोग, आप हॉस्पिटल्स के अंदर जाके कोई रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर जाके आपकी कोई रिपोर्ट, जनरल रिपोर्ट सामने नहीं आ रही हैं। अगर आप एक मरतबा उधर भी फोकस करें, कैसी फैसिलिटीज हैं, क्या है, इसका भी एक चीज सामने आए तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात में, हम लोग क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर भी गए, वहां से भी रिपोर्ट की, और वहां से भी जो तस्वीरें आई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वहां भी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, वहां भी कुछ लोग अस्पतालों से भागने की कोशिश कर रहे थे। आपने उसके भी विजुअल्स आपने देखे होंगे, जमीन पर बैठे हैं और पुलिस जो है जबरदस्ती अंदर ले जाना चाह रही है। कोई खिड़की पर चढ़ गया है, उससे कह रही है उतर जाओ भाई, तस्वीर चल रही है अभी सामने आपके। ये सब हो रहा है क्वारंटीन सेंटर्स के अंदर। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। जमात के लोग तो बहुत संख्या में ऐसे पाए जा रहे हैं, उनसे अंदर लोग कहते हैं भाई आप मत होइए कमरे में इकट्ठा, नहीं वो एक ही कमरे में इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ेंगे, वो घूमेंगे वार्ड के अंदर। ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। जहां तक आपने कहा कि ये क्यों इनको टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि ये ज्यादातर जमात से जुड़े लोगों से ही ऐसी बातें क्यों आ रही हैं, या ये नॉन कोऑपरेशन की ऐसी खबरें क्यों वहीं से आ रही हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वाकयात तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वाकयात हैं, मैंने कहा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना को हमारे यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे जो समाज में उसके जो असरात हो रहे हैं, क्या हम उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे? अब एक हॉस्पिटल, एक वेल एस्टैब्लिश्ड नोन हॉस्पिटल, ये अखबार में इश्तहार दे देता है, इतनी जुर्रत हो गई कि हमारे फला कम्युनिटी के लोगों का इलाज होगा, फला का नहीं होगा। आज इतनी जुर्रत हो गई है कि एक हॉस्पिटल कह देता है, जिसे एक बड़ा मंदिर माना जाता है सेहत का, वो ये कह देता है कि इस प्रेग्नेंट औरत को हम ट्रीट नहीं करेंगे बिकॉज इसका ये है। सब्जी वालों का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं कि छोटी, और पूरा एटीट्यूड में समाज के एक फर्क आ गया है इस रिपोर्टिंग की वजह से जो ये हो रही है। और मैंने इसलिए कहा जो हो रहा है वो गलत है, मैं उसे अप्रूव नहीं करता, लेकिन अब सिलेक्टिव तो नहीं हो सकते। लॉकडाउन का वायलेशन, आप बताइए जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है 25 मार्च से आज तक कौन सा दिन है जब लॉकडाउन का वायलेशन नहीं हुआ, और कौन सा तबका है समाज का जिसने लॉकडाउन का वायलेशन नहीं किया? साहब, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कौन से लोग हैं जिन्होंने बहुत नफरत अंगेज बयान दिए इस वक्त? मुझे ये बताइए आपने क्या लॉकडाउन के वायलेशन की खबरें तमाम शहरों से नहीं देखी इसी मीडिया पर? क्या आपने नहीं देखा कि एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई तो तमाम मीडिया ने कैसे उनको क्रिटिसाइज किया? ये हर जगह से दिखाया जा रहा है। लेकिन हम एक तरफ की, अगर एक पर्टिकुलर चीज की बात करें, जमात की बात करें, तो ये आरोप कह देना ये आप लोग सिलेक्टिव हो रहे हैं, ये भी गलत है। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन आपने जो दूसरा पहलू उठाया वो भी महत्वपूर्ण है, मैं उस पर भी आऊंगा। मैं एक चीज पर बात कर ले, फिर आपने जो इसका फॉल आउट बताया जमीन पर, समाज में इसका क्या असर जा रहा है, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले जो ये सवाल है कि कोई आदमी अगर कोरोना संदिग्ध है या पॉजिटिव है, वो सहयोग करने के, उपचार लेने की बजाय भागेगा क्यों? नलिन कोहली साहब, एक सामान्य बुद्धि में ये बात आती नहीं। 4-5 इसके पहलू हैं और एक एक करके सौरभ जी इस महत्वपूर्ण बात पर मैं जवाब देना चाहूंगा। पहली बात,
ये हम सबके हित में है कि हम नियम का पालन करें। जो व्यक्ति नहीं पालन करते हैं वो लॉकडाउन के और खिंचने में कारण बन रहे हैं। क्योंकि आप दिल्ली में देखिए 20 तारीख खुल सकता था, 27 हो गया है, और दिल्ली में जमात के लोग, तबलीगी जमात के लोग मैक्सिमम जो है वो इफेक्टेड है। फिर ये मुझे बताइए, एक संस्था से जुड़े लोग, क्यों यही लोग थूकते हैं डॉक्टरों पे? क्यों महिलाएं नर्सेस के सामने नग्न होते हैं, अश्लील रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं? क्यों टॉयलेट की जगह वार्ड के अंदर में अपना गंदगी फैलाते हैं? मतलब ये एक प्रश्न उठेगा कि इस संस्था से जुड़े लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके कार्यक्रम पर भी मुस्लिम समाज के कई लोगों ने तबलीगी जमात की इस हरकत को स्पष्ट रूप से निंदनीय कहा है और गलत कहा है, और इसको कोई नहीं बना रहा है हिंदू मुस्लिम। लेकिन इस संस्था की चर्चा अगर ना करें तो कैसे ये एक मैसेज नहीं जाएगा कि इनकी वजह से खिंच रहा है। अब एक दूसरा पहलू जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा, आप जो गलत कर रहा है नहीं उसके कारण क्या होंगे उससे एक बार बात करिए। मेरा सवाल पहला है कि वो वहां करने की मानसिकता और सोच कहां से ला रहा है। और तस्लीम रहमानी साहब, बड़े अदब के साथ कह रहा हूं, और भी हमारे मुसलमान भाई इस प्रोग्राम पे है, हम सब, आप लोग कहते हैं, हम मानते हैं, सब कहते हैं कि कोई धर्म खराब नहीं होता, उसका मिसयूज करते हैं। तो जो लॉजिक आप दे रहे हो, इस लॉजिक और इस लॉजिक में मुझे अंतर बताइए कि एक व्यक्ति इस्लाम के नाम का दुरुपयोग करके बॉम्ब के ब्लास्ट करता है, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, तो उसमें यह पूछना चाहिए क्यों मानसिकता से वो ऐसा कर रहा था, या किस सोच के लोगों ने जहन उसके मन में डाला कि वो ऐसा बना। तो तबलीगी जमात में भी ये पूछना पड़ेगा कि सभ्य समाज में कौन थूकता है डॉक्टरों पे, कौन थूकता है नर्सेस पे, कौन तोड़ता है इन व्यवस्था को, जिससे और तकलीफ उनको और सबको हो रही है। क्या पुलिस इनके पीछे भागती रहेगी? हम अगर थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन दिखाए, ये चीज जल्द खत्म हो सकती है, लोग सामान्य जिंदगी की तरफ बढ़ सकते हैं। जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे कर पाएंगे। क्या हमारा नहीं बनता एक इंसान होकर और एक आदर्श नागरिक होकर ये करें? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि बात तो ये होनी चाहिए कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसको ऐसा क्या सिखाया जा रहा है, या मेडिकल एक डॉक्टर के ऊपर हमला करने वाले आदमी के दिमाग में क्या चलता होगा। मौलाना नजीमुद्दीन। देखिए, अब मैं कुंजी जी को सुन रहा था, मेरी भी बात सुनिए। तबलीगी जमात के लोग अगर अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं तो इसको सम्मान से जोड़ करके देखो, निंदनीय भी है। सवाल ये इस सीएम में कैसे आ रहा है? जब कोहली जी पूछे तो मैं बोलता हूँ कि राजस्थान में उस डॉक्टर ने मुस्लिम महिला के साथ, प्रेग्नेंट महिला के साथ जो अमानवीय सलूक किया, उसके दिमाग में बात कहां से आ रही? आप कोरोना की लड़ाई कर रहे हैं या कोरोना के नाम पे मुसलमानों से लड़ाई कर रहे हैं? पल्लवी जैन 6 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव आया। 4 अप्रैल को शिवराज चौहान से मिली थी। फिर शिवराज चौहान ने क्वारंटाइन किया क्या? आइसोलेशन सेंटर में गए क्या? येदियुरप्पा आइसोलेशन सेंटर में गए क्या? सत्संग वालों को पकड़ के क्वारंटाइन किया गया क्या? तो आप सिर्फ तबलीगी जमात पर फोकस करके देश को नर्क में ढकेल रहे हैं। तबलीगी जमात ने जो गलती की निंदनीय है, मगर उससे बड़ी गलती सरकार कर रही है, जो एक समाज को अलग थलग कर रही है, एक समाज को टारगेट कर रही, और मीडिया एक नैरेटिव, एक ऐसा माहौल तैयार कर रही है जिस माहौल से हिंदू और मुसलमानों के बीच में मैं आपसे सीधे पूछता हूं नदीमुद्दीन साहब, आपने सरकार से लेके मीडिया, डॉक्टर्स, मुख्यमंत्री सबके नाम ले लिए, सबको आपने कटघरे में खड़ा कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर तबलीगी जमात से जुड़े मामले आए शुरुआत में, दिल्ली की सरकार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि हमारे यहां अगर मरकज ना होता, अगर हम मरकज का हेडक्वार्टर दिल्ली ना होता तो हमारे यहां इतने मामले नहीं होते। तो क्या वो टारगेट कर रही है एक कम्युनिटी को? अगर तबलीगी जमात से जुड़े, एक सेकंड सर, अगर तबलीगी जमात से जुड़े आदमी अस्पताल छोड़कर भाग रहे हैं, अस्पतालों में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, किसी के ऊपर थूक रहे हैं, और इसकी शिकायत डॉक्टर खुद कर रहे हैं, तो क्या ये कम्युनिटी को टारगेट करना हो जाता है? और आपने कहा कि बाकियों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया, तो मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि अगर तबलीगी जमात के 30% मामले आए भारत में कोरोना पॉजिटिव, तो उनको और उनसे जुड़े लोगों को क्वारंटीन क्यों नहीं किया?
कौन कह रहा है कि मत क्वारंटाइन करिए? किसी ने मना किया? तबलीगी हम निंदा करते हैं, कोई सपोर्ट में आया? मुस्लिम समाज का कोई सपोर्ट में आया? मगर आज तबलीगी जमात के नाम पर अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप क्या कर रहे हैं? आप सपोर्ट नहीं कर रहे तो अगर तबलीग का नाम लिया तो आपको बहुत एतराज हो गया। इस एतराज की वजह बताइए ना क्या है? इसकी आपको किस बात का एतराज है? शिवराज चौहान का नाम किया तो आपको एतराज क्यों है? एक बात मैं आपसे कह दूं नदीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। देश के अंदर सुनिएगा मेरी बात, देश के अंदर कोई भी ऐसा आदमी जिसने भगवान की दी हुई बुद्धि को खराब नहीं किया है, जो सेंसिबल आदमी है, अगर उसको अपनी जान प्यारी नहीं है तो वो कुछ भी करेगा। लेकिन अगर जरा भी शक होगा कि उसको कोरोना हो सकता है या उसकी वजह से औरों को कोरोना हो सकता है तो वो सहयोग करेगा, वो क्वारंटाइन होगा, वो अस्पताल में जाएगा, वो इलाज लेगा, वो भागेगा नहीं, वो भागेगा नहीं। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को लगता होगा कि उनको खतरा हो गया है तो वो जरूर क्वारंटाइन में जाएंगे। हर आदमी जाना चाहता है, कोई भी आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, खतरा मोल नहीं लेता है। वो क्वारंटाइन भाग रहे हैं उनको एनएसए लगाओ, जो क्वारंटाइन से भाग रहे हैं लग रहा है एनएसए भी लग रहा है, कई जगहों पर लग रहा है, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं कि इसको ये टारगेटिंग है। फिरोज भट्ट साहब एक फिरोज, क्या नैरेटिव है इसमें? क्या नैरेटिव है इसमें? फिरोज भट्ट साहब मैं चाहता हूं आप एक मिनट। फिरोज भट्ट साहब, एक बार हम रोज जब भी बात होती है जमात का नाम लो, आप लोग टारगेटेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जमात का नाम लो, अरे भाई इससे तो माहौल खराब हो रहा है, कम्युनिटी टारगेट हो रही है। ये जमात का नाम लेना कम्युनिटी का टारगेट करना कैसे हो जाता है? हाँ देखिए सौरभ साहब, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने दूसरे मुअज़्ज़िज़ साथियों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में रखना ना डालें और मुझे 2 मिनट के लिए आराम से बोलने दीजिए। मैं सबको बहुत गौर से सुन रहा था। देखिए, मैं 2 बहुत अहम बातों से शुरू करना चाहूँगा। पहली बात तो देखिए ये है, नंबर 1 वो ये कि जो पूरा, मैं सबको रेफ़र कर रहा हूँ कि पूरा जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मुसलमानों को तबलीगी जमात से ना जोड़ें, पहली बात। दूसरी बात, मुसलमान खुद अपने को तबलीगी जमात या रोहिंग्याओं से ना जोड़ें, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को हो रहा है। अब देखिए, जो कोरोना अफेक्टेड है, जाहिर सी बात है उसकी सेहत का ख्याल सरकार को है, उसको लेके जाया जाएगा, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो अगर किसी रोहिंग्या को ले जाते हैं मरकज़ के या किसी जमात वाले को, तबलीगी जमात वाले को ले जाते हैं पुलिस वाले हॉस्पिटल में या कोई भी, तो मुसलमान फ़ौरन जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मैं निहायत ही एहतराम के साथ कह रहा हूँ पूरी कम्युनिटी से कि ये तो मुसलमानों के ऊपर हमला हो रहा है। अरे भाई, वो जमात का आदमी बेचारा बीमार है, मैं तो कहता हूँ उसके साथ भी इंसानियत का सुलूक होना चाहिए और बहुत नरमी से पेश आना चाहिए। लेकिन जब मुसलमान उछल के कहना शुरू कर देते हैं, हमारे दोस्त ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम में बांट रही है, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और मैंने सुना था अपने दोस्त को, वो कह रहे थे कि सरकार जो है मुसलमानों को और हिंदुओं को अलग अलग खानों में बांट रही। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, हम जो लोग उछल के अपने आप जैसे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, दीनदार लोग हैं, वो टेलीविज़न पे जाकर के जब ये कहते हैं कि अरे भाई ये तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तो क्या होता है, मुसलमान अपने को काट लेता है। ये मुसलमानों के साथ कोई जुल्म नहीं हो रहा है। हमारी हुकूमत बड़ी मेहनत कर रही है। हमारे वज़ीर आज़म ने शुरू में ही कह दिया था 3 चीज़ों को अपना लो। मुसलमानों से नहीं कहा था, ना हिंदुओं से, ना सिखों से, ना ईसाइयों, सबसे कहा था। 3 उनके जो पॉइंट हैं, पहला तो उनका पॉइंट था कि लक्ष्मण रेखा अपनाइए। दूसरा पॉइंट उनका था जनता कर्फ्यू, यानी ख्वाह मख्वाह बाहर मत फिरिए, कर्फ्यू समझ के घर पे रहिए। तीसरा पॉइंट था जान है तो जान है। ये फार्मूला सभी अपना लें तो ये सब बहस ही खत्म हो जाएगी। और जो लोग भाग रहे हैं, मेरे ख्याल से एक वो बहुत बड़ा क्राइम है। और ज़ियाई साहब सुनिए, मेरी बात सुनिए, नदीम साहब, खुदा के वास्ते इसको हिंदू मुस्लिम ना करें और हरगिज़ भी सरकार के अंदर कीड़े ना निकालें। सरकार पिसी जा रही है, मरी जा रही है। दिनों रात हमारे पुलिस वाले, हमारी नर्सेज, हमारा हेल्थ स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी बिल्कुल अपनी जान जो है हाथ पे जोखिम लिए जा रहे हैं। और हम कह रहे हैं सरकार का साथ दीजिए, प्राइम मिनिस्टर का साथ दीजिए। नदीमुद्दीन साहब की बात सुन के तो ऐसा लगा जैसे उनको इसमें भी दिक्कत है कि जमात वालों को क्वारंटाइन किया ही क्यों जा रहा है।
चाहे वो जमात वालों को क्वारंटाइन करने का मतलब ये हो गया कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, तो फिर आप मैंने कहा क्वारंटाइन कराओ, हिंदू मगर मुसलमान टारगेट करो। जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। आप इस बात को समझिए, आप सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो गलत है। अगर देखिए हम लोगों से कोई गलती होती है, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के माफी मांगी है उन लोगों की तरफ से, अपनी कौम के उन लोगों की तरफ से जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर चलिए ठीक है, इंदौर में फेंके हैं, चाहे मुरादाबाद में फेंके हैं, या क्वारंटीन से भाग रहे हैं। ठीक है, मैंने माफी मांगी है, नहीं भाई वो, और मैं आगे भी माफी मांगूंगा। अगर भाई हम तो ये फिरोज साहब बड़ा बहुत ही बुनियादी और बेसिक सवाल उठाते हैं। कोई आदमी अगर बीमार है तो वो डॉक्टर का स्वागत करेगा या डॉक्टर को मारेगा? कोई आदमी अगर बीमार है, अगर उसको इलाज के लिए कोई ले जाने के लिए आया है तो उसके साथ खुशी खुशी जाएगा या वहां उससे हाथ छुड़ा करके भागेगा? अतीकुर रहमान जी। सौरभ भाई, मैं ये जो कुछ भी हादसे हो रहे हैं, कैमरा के सामने जो लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी भी तरह के डॉक्टर्स को हमला करना या कोई सफाई कर्मचारी के ऊपर हमला करना, पुलिस पर हमला करना, जो सामने दिखाई दे रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं छोटी सी भी ये बात मेरे सामने आती है कि हम मुसलमानों के अंदर कॉमन सेंस की कमी है, हम मुसलमानों के अंदर एजुकेशन की कमी है। जितना सोशल रिफॉर्म मुस्लिम समुदाय में आना चाहिए था सौरभ भाई, वो हम नहीं ला पाए हैं। हमको अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 10 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 100 गुना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए आपका भी समर्थन चाहूंगा मैं सौरभ भाई, मीडिया चैनल्स का, और नलिन कोहली साहब का भी मैं समर्थन चाहूंगा। नलिन कोहली साहब को मैं एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा साचर कमेटी की रिपोर्ट की तरफ, जो साफ तौर पे मैंने जो 3-4 वजह बताई सौरभ भाई, कॉमन सेंस, साइंटिफिक टेम्परामेंट, एजुकेशन की कमी। अब नलिन कोहली साहब मुझे बताएं कि उन्होंने साचर कमेटी के रिपोर्ट के ऊपर काम क्यों नहीं किया, वो क्यों ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। अगर उसके ऊपर सौरभ भाई काम कर लिया होता तो क्या ये समुदाय आज एक लेवल के ऊपर नहीं होता सर? जो आज हम लोगों को नजर आ रहा है कॉमन सेंस का मिसिंग लिंक। सर ये तो नहीं कोई कह सकता ना कि किसी को इल्म था कि कोरोना आ रहा है, और कोरोना से पहले हमको देश के मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अगर शिक्षा की कमी है तो उसको दूर कर देना है। आपने जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और कोरोना, इन दोनों का सर कोई मेल नहीं है। न्यूज चैनल्स का सपोर्ट नहीं होगा। मैं आपसे पूरा सपोर्ट है, आपसे पूरा सपोर्ट है आपसे। एक सेकंड, पहली बात तो अतीकुर रहमान साहब, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का और कोरोना का, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का और कोरोना से पॉजिटिव लोगों की बदसलूकी का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। मैं मेरी बात सुनिएगा, मैं स्वागत करता हूं आपकी इस बात का कि आपने माना कि कम्युनिटी के अंदर शिक्षा की कमी है, लोगों में हो सकता है अवेयरनेस नहीं है, इस बात को कहा आपने, स्वीकार किया, अच्छी बात है, सबको करना चाहिए जहां ऐसा नहीं है। लेकिन देश में गरीबी केवल एक सेक्शन के अंदर नहीं है, अशिक्षा केवल एक वर्ग के अंदर नहीं है। हमारा देश गरीब देश है, हर जगह तो ऐसा नहीं हो रहा। तो लोग ये पूछते हैं कि भाई क्यों जमात, अगर जमात का एग्जाम्पल हम लें, क्यों आदमी ऐसा कर रहा है? इसका कोई जवाब, कोई तो जस्टिफिकेशन होना चाहिए ना। एक सेंटेंस बोलने दीजिए। बोलिए। नहीं, मैंने सवाल किया उसका। अब ये कॉमन सेंस का अभाव सौरभ भाई, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव, इसको आप जोड़ दीजिए जो रूमर स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको सामने इसकी वजह नजर आएगी कि एक कम्युनिटी, एक समुदाय जिसके अंदर रूमर्स इतने फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ, और वो समुदाय जिसके अंदर एजुकेशन की पहले ही अभाव है, पहले ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का अभाव है, तो इसके रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? इस तरह के रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, ठीक है। विनोद बंसल साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, उनका कहना यह है शिक्षा की कमी है, लोगों में कॉमन सेंस नहीं है, और ऊपर से अफवाह समाज में फैली हुई है, इसलिए इस किस्म के वाकये हो रहे हैं। सौरभ जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं। जो अतीकुर रहमान जी ने बात कही बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इस बात को उस परिप्रेक्ष्य में भी समझना चाहिए कि देश के संसद ने एक कानून बनाया, CAA, जिस कानून को बनाया था उसी महीने में देश के सारे मुसलमानों को पता लग गया कि उस कानून में क्या है, क्या उनके लिए और क्या उनके विरोध में है। ये सब बात उनको पता लग गया और जगह जगह साइन बाग खुल गए। ये साइन बाग, ये जो मानसिकता थी वो कहां से आई भाई? उनके अंदर वो तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जाहिल हैं, जैसे ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और जो उसी वजह से ये रोड पर आ गए।
लेकिन अब ये जो कोरोना वाली महामारी है, जो कि पूरे विश्व को पता है, अरब कंट्रीज को पता है, सारे मुस्लिम राष्ट्रों को पता है कि ये जानलेवा है और किसी को नहीं बख्शती, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग जो है बार बार जो है ये कोरोना योद्धाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, बार बार जो है ये भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, छेड़ रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हमला कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे मैं बताऊं। और देखिए ये खुद बचने की कोशिश नहीं कर रहे, ये मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये मारने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं कहता हूं देखिए अतीकुर रहमान साहब, देखिए ऐसा बंसल साहब तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब अभी आपने जो बात कही, अभी मैं आप बोलिएगा, मैं आप ही से बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। अभी आपने जो बात कही कि कई बार आपको लगता है कि मार भी रहे हैं, अभी रहमानी साहब एक शुरुआत में एक बात कह रहे थे कि इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है ऐसी बातों का कि जैसी अफवाहें मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी में फैली हुई हैं, ऐसी अफवाहें दूसरी तरफ दूसरे समाज में भी फैल रही हैं। ये इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? एक जनरल एक कम्युनिटी के ऊपर लोग शक की निगाह से देखना शुरू कर चुके हैं कई जगहों पर। ये फैक्ट है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नहीं बिल्कुल ठीक है, नहीं एकदम ठीक है सौरभ जी, ये वास्तविकता है और होगा भी। आखिरकार ग्लोबल पर्सपेक्टिव इस्लाम के बारे में जो बन रहा है कि लोग गोल टोपी और दाढ़ी को देख करके और शक की नजर से देखने लगे। वो लोग ये देखते हैं कि आखिरकार इससे सब्जी खरीदूं कि नहीं खरीदूं। इस संकट के काल में भी लोगों को डर लगता है कि आखिरकार कहीं थूक न दे यार, इससे नहीं। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना, तभी तो हमारी और आप जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि ऐसी बातें समाज में ना हो। सर एक मिनट सुनिएगा, ये इसीलिए ये भी तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको तो गलत बोलेंगे, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि इसका फायदा उठा करके कोई आदमी पूरी की पूरी कम्युनिटी के ऊपर कोई इल्जाम न थोप दे। और सब्जी वाले इनको भगाया जा रहा है क्या? एक मिनट फिरोज साहब, विनोद सर एक मिनट, इनसे बात पूरी हो जाएगी। फिरोज साहब इनसे मेरी बात पूरी हो जाए एक बार। हाँ विनोद सुनिए, मैं कहता हूं देखो फिरोज वक्त साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। फिरोज वक्त साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। इन्होंने कहा था कि मुसलमानों को तबलीगी जमात से अलगाव करना पड़ेगा और जो मस्जिद हैं, मैं कहता हूं इसको ऐड कर देता हूं उसमें कि जो मस्जिद हैं, मदरसे हैं, जो इस्लाम को कट्टरपंथ फैलाने के जो केंद्र हैं, हाँ। उनको इमीडिएटली बंद करना पड़ेगा। अभी अल्लाह का इस्लाम अपनाना पड़ेगा, मुल्ला का इस्लाम नहीं। कुरान की सही व्याख्या अगर करोगे, और ये जो 3 पैनलिस्ट बैठे हैं आपके अपने चैनल पर, सौरभ जी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी समय है, आपने समुदाय की सेहत और उनकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और नहीं तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भारत के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोगों के प्रति बड़ी घृणा के लोग देखने लगे हैं। नहीं तो ये इससे भी लड़ना पड़ेगा ना सर, विनोद जी इससे भी लड़ना पड़ेगा। आप इसको आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये सारा मामला जमात से शुरू हुआ था, इसको जमात तक रखा और जहां जहां और लोगों ने गलत किया हमने उसकी बात की। लेकिन जिसे आप बार बार ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह रहे हैं, ये आम तौर पर समाज के ऊपर नहीं इसकी छाया जानी चाहिए। तस्लीम रहमानी साहब नहीं सौरभ जी, आपको लग रहा है? मैं भी चाह रहा हूं, लेकिन ये तस्लीम रहमानी और नदीमुद्दीन साहब या अतीकुर रहमान साहब जैसे लोग जो है ना, ये टीवी चैनल पे बैठ करके, नेशनल टीवी चैनल पे बैठ करके जिस तरह से तबलीगियों का समर्थन करते हैं, एक मिनट ठीक, जैसे इस्लामिक जिहादियों का समर्थन करते हैं, तो वो पर्सपेक्टिव बन रहा है। मैं नहीं बना रहा, आप नहीं बना रहा, कोई मीडिया नहीं बना रहा। ठीक है लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं तबलीगियों ने जो काम किया उसका समाज पर क्या असर हो रहा है? देखिए सौरभ, ये जो बातें शुरू से चल रही हैं, थूकना, नंगा होना, मिसबिहेव करना, शौच करना, पेशाब की बोतल फेंकना, ये सब करना, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर नहीं है। ये बात सभी जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एबनॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। कोई बिल्कुल पागल और दीवाना आदमी ये काम कर सकता है, या कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो वो ये हरकत करेगा। नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं करेगा। और ये बात जो है सभी जानते हैं कि बहुत सारे जो इसमें से इल्जामात थे, अब्दुल्लीन कोहली साहब जैसे जिम्मेदार आदमी ने भी यहीं से बात शुरू की थी। इतने फेक वीडियोस थे जो शुरू में चले हैं, किसने बनाए हैं और कैसे चलाए हैं, उससे अलगाव तो पैदा होगा। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे विवेक बंसल जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, इनकी जो संस्था है हिंदू परिषद, हो सकते हैं, ठीक है, इन्होंने सब्जी वालों के ठेलों पर अपने झंडे लगाए हैं कि आइडेंटिफिकेशन रहे। उसका क्या ये इन्होंने इनकी चाहिए था?
कोई नहीं किया। देखिए फिरोज साहब, आपने बहुत सेंसिबिलिटी के साथ कहा था कि आप कोई आपको टोके नहीं, आपने अपने लिए तो कह दिया। मैंने तो किसी को टोका नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने तो टोका नहीं है। आप लोगों को पूरा मौका दिया बोलने का, पूरा समय लेकर आप रहमानी साहब एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। सर प्लीज ना टोके बीच में। फिरोज साहब आपने भी कहा था कोई ना बोले, कोई आपके बीच में नहीं बोला। अब इनको अपनी बात कहने दीजिए, आप कहने दीजिए इनको अपनी बात। एक मिनट, केवल रहमानी जी की आवाज जाएगी, बोलिए, कंप्लीट कीजिए। नहीं, अब देखिए खुद फिरोज साहब पढ़े लिखे बनते हैं, कहते हैं कि कोई मुझे ना टोके, लेकिन खुद जरूर सबको टोका। आप भाई सर अपनी बात पूरी खुद के लिए कहते हैं कि मुझे कोई ना टोके। मैं ये कह रहा था कि विश्व हिंदू परिषद के झंडे लगाए गए सब्जी के दो ठेलों पर, तो ये मैसेज कौन जनरेट कर रहा था? वो अखबार जिसने ये कहा कि इश्तहार छाप के कोई ये पर्टिकुलर कम्युनिटी ना आए, उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है अभी तक? वो एक नेता महाराष्ट्र के राज ठाकरे जिन्होंने कहा गोली मार देनी चाहिए, एक छोटी सी FIR दर्ज नहीं हुई उनके खिलाफ। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, जितने लॉकडाउन के वायलेशन हुए, किसी पे कोई एक्शन नहीं हुआ। मुझे बताइए येदियुरप्पा साहब चीफ, मेरा सवाल ये रहमानी साहब आपसे, मेरा सवाल ये है, अगर ये सच है, सुनिएगा मेरी बात को, आपने जितने मामले अभी बताए इन पर कार्रवाई, मेरठ वाले मामले मुझे लगता है FIR हो गई है, वहां कार्रवाई हो रही है, और भी कहीं ऐसा हुआ होगा तो वहां एक्शन होना चाहिए। FIR हुई है ना। अब एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, मान लीजिए जैसा अभी विनोद बंसल जी ने कहा कि लोग अब सब्जी खरीदते हुए थोड़े डरे हुए हैं, जानना चाहते हैं कौन है बेचने वाला, रेहड़ी वाले के पास जाते हैं तो जानना चाहते हैं। एक दो वाकये मेरी खुद की नजर में भी ऐसे आए, मुझे लोगों ने बताया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा वाकई लोग कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ जगहों पे हो रहा है ऐसा। इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गलत हो रहा है, मैं पहले कह रहा हूं गलत है ये, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अगर तबलीगी जमात के लोग इस तरह से बर्ताव ना कर रहे होते, अगर देश के टोटल मामलों में उनका योगदान 30-35% न होता, तो क्या ये मैसेज जाता? मैं कतई डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये सवाल तो है। देखिए समाज में अमन कायम रखना बुनियादी तौर पर एक मजबूत सरकार की जिम्मेदारी होती है, और जो खताकार है उसको सजा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। मैं बड़ा सीधे सवाल करना चाहता हूं, नलिन कोहली जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, मुझे बताया जाए कि मौलवी साहब जो खताकार है इस सारे कांड का, सरकार देखिए कितनी, और जिसे टूल की तरीके से नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया इस पूरे मौके पे, उसका सरकार की हायर अथॉरिटीज के साथ में संबंध क्या है? आखिर क्या वजह है कि 20 दिन के बाद भी पुलिस उसको ढूंढ नहीं रही है, और मीडिया में कहा जा रहा है कि भगोड़ा है, गिरफ्तार क्यों नहीं होता? जवाब सवाल किया जाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, ये सवाल बार-बार उठता है, नलिन कोहली साहब सवाल करना चाहिए। मुझे बोलने दीजिए ना साहब, जैसा इतना एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। 2 बजे पहुंच जाता है सर, एक मिनट, नलिन कोहली जी की बारी है, बोलिए नलिन जी। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। आएंगे सर, आएंगे आपके पास भी आएंगे, आऊंगा नदीमुद्दीन। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे आप। सर सबको बोलने दे रहे हैं, मैं आपके पास भी आया था, आपने काफी बोला था, आपका वक्त आएगा मैं आऊंगा आपके पास। 6 लोग हैं पैनल में, मुझे सबसे बात करनी है, ऐसे मत करिए कि आप ही के साथ नाइंसाफी हो रही है। नलिन कोहली जी, वो बदनाम हो रहा है। फिरोज जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, नलिन जी की आवाज है, तरीका नहीं है। देखिए वैसे ही हम सारे स्काइप या किसी और चैनल से तो जरा मुश्किल होता है। देखिए कई महत्वपूर्ण मूलभूत बातें, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज उठाना आपको पसंद है, उठाइए रहमानी साहब, किसी और को कि ऐसा है इसीलिए हो रहा है, आपकी मर्जी। मैं कुछ और पूछता हूं, किसी भी समाज में सभ्य जो बरकत है जो हम लोग करते हैं, कौन से हर आदमी अमीर है और हर आदमी स्कूल गया? मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई, मेरे पिताजी दादी हम सब ने बचपन से सीखा क्या होता है, कभी थूका है किसी के ऊपर चलते हुए? कि कहां से आ रहा है भाई? घरों के अंदर में या जिनके बीच में ये कौन सी सोच है? मुझे बताइए, क्या इस देश में मुसलमान डॉक्टर नहीं है? क्या एक मुसलमान महिला नहीं थी जो इंदौर में जिसने पत्थर खाए अपना काम करने गए? क्या नर्सेज मुसलमान नहीं होते? क्या यहां देश में थोड़ी ना कोई देख रहा है कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख, कौन ईसाई? प्रश्न उठ रहा है कि एक संस्था से जुड़े लोग ऐसी असभ्य, इनह्यूमन जिसे कहते हैं, अमानवीय हरकत करते जा रहे हैं, क्यों? और आप लोग, बड़ी विनम्रता से मैं कह रहा हूं, आप लोग मुस्लिम समाज के रिस्पेक्टेबल लोग हैं, आप ये सब कंस्पिरेसी थ्योरी ढूंढने की जगह इस बात पे काम करिए कि ये लोग ऐसा करके मुस्लिम समाज का नाम क्यों बर्बाद कर रहे हैं। आपको उसकी चिंता नहीं है, हर चीज में पढ़िए बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी, किसी को गाली देना, अरे बंद करिए आप गाली देना, अपने घर झांकिए, कहां पर बीजेपी आरएसएस नहीं है जब आपके धर्म का कोई मिसयूज करके बम ब्लास्ट करके किसी इनोसेंट को मारता है, जिसमें मुसलमान लोग भी मरते हैं भाई।
लेकिन आप उसको न देखकर फिर भी ढूंढेंगे कि इसमें किसी और का हाथ था, किसी और कारण था। सभ्य सोच, सभ्य समाज घर से हमारे इर्द गिर्द एक समाज में, और इस देश में क्या कम हमने देखा है क्या? बड़े गुलाम अली साहब, इतने अच्छे अच्छे मुसलमान नाम याद आते हैं जो क्या तहजीब के साथ सिखाया कि लोग कहते हैं हम उर्दू सीखे, इनसे देखें इनकी तहजीब कितनी है। आप अपने समाज के अंदर झांके, कौन लोग ऐसी सोच को पैदा कर रहे हैं उनको रोकिए। मैं जरा जवाब ले लूं आपकी बात का। नदीमुद्दीन साहब, नलिन कोहली का सवाल ये है, बजाय दूसरे पे उंगली उठाने के ये झांके कि ऐसा हो क्यों रहा है, हमारे समाज के कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका वीडियो चला गया, अच्छा बोलिए फिरोज साहब। हाँ बोलिए फिरोज साहब। सारा यू टर्न हो गया मुसलमानों को लेकर, और मैं बता दूं आपको, अपनी बात दोबारा शुरू कीजिए। आपने क्या कहा पहले? तहजीब में रहते चले आए हैं। जी फिरोज जी, अब मैं कह रहा था अपनी बात दोबारा शुरुआत से कहिए, आवाज नहीं आई थी आपकी। फिरोज साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं जा रही उन तक हमारी आवाज। अतीकुर रहमान साहब। सर एक मिनट में आया। जरा अतीकुर रहमान साहब जवाब दे दें नलिन कोहली जी की बात का। उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे अफवाहों की बात है? कोई एक सेंसिबल वजह ढूंढे हम इस बिहेवियर की कि इस बर्ताव के पीछे क्या जहनियत हो सकती है। क्या ये कोशिश नहीं होनी चाहिए इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूं। नलिन कोहली साहब बहुत समझदार हैं, मेरे साथ डिबेट्स पे कई बार आए हैं और संजीदे तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो नलिन कोहली साहब, सबसे पहले कॉन्स्पिरेसी थियरी किसने चलाई? जैसे ही मरकज का मामला सामने आया, सौरभ भाई आप गवाह हैं कि सबसे पहले ये कहा गया कि ये इन तबलीगियों की हिंदुस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है। ये कॉन्स्पिरेसी बढ़ते बढ़ते हर चैनल्स के ऊपर इतनी कड़वाहट फैला दी सौरभ भाई कि हमारे भी कंट्रोल के बाहर चला गया पूरा मामला। नलिन कोहली साहब, हमने नहीं चलाई कॉन्स्पिरेसी थियरी। कॉन्स्पिरेसी थियरी चलाई थी कि ये बिल्कुल हिंदुस्तान के ऊपर हमला है। एक मिनट। दूसरी बात सौरभ भाई, मैंने जब साचर कमेटी से जोड़ने की कोशिश की तमाम ये सोशल जो एक्ट हो रहे हैं, इसको तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा कि भाई किस तरह से आप साचर कमेटी से इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन विनोद बंसल जी इसको जब सीएए से जोड़ रहे हैं उसके ऊपर आपने एतराज नहीं लिया ना। विनोद बंसल जी यहाँ तक के कह रहे हैं कि अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व, इसका एहसास तो हम आपको दिलाते रहे हैं पिछले कई सालों से। आपने हिंदुत्व के खिलाफ क्या किया? आप उसके पार्ट एंड पार्सल बन के रहे। हिंदुइज्म से तो हमको कोई इतराज नहीं था। जो रूढ़िवादी सोच हिंदुत्व में है, कोई रूढ़िवादी सोच इस्लाम के कई मानने वालों में भी है। इस्लाम की व्याख्या करने की मुद्दा नहीं है। आप जो है अपने मुद्दे से। अच्छा एक मिनट, एक सेकंड। आपने जो सवाल उठाया फिरोज साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही जवाब दीजिएगा। एक मिनट, आपने अभी अतीकुर रहमान साहब एक सवाल उठाया और बहुत अच्छा सवाल है। आपने कहा कि एक सेकंड विनोद बंसल जी, अतीकुर रहमान साहब एक मिनट। अतीकुर रहमान ने ये कहा कि क्यों कोरोना में जमात का ये जो किरदार रहा है इसको सीएए से जोड़ा विनोद बंसल ने, इस पर एतराज क्यों नहीं होना चाहिए? ये सवाल है सर, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। फिरोज साहब, मेरा सवाल है आपसे। फिरोज अहमद साहब, मेरा सवाल है आपसे। साहब नहीं खेलेंगे। सुनिए सर, मेरा सवाल है आपसे। जो बात विनोद बंसल साहब ने कही, फिरोज बख्श साहब सवाल सुनिए। विनोद बंसल ने जो बात कही, मुझे बताइए इसमें कोई दम हकीकत है या नहीं है? कि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि जिस किस्म का नॉन कोऑपरेशन कुछ लोगों से दिखाई दे रहा है हमें कोरोना काल के अंदर, इसके पीछे वही सोच है जो सीएए के खिलाफ काम कर रही थी कि सीएए को नहीं मानना है, हमें सड़क पर उतरना है, हमें सहयोग नहीं करना है। और वो सोच कोरोना के मामले में भी चल रही है। ये सच है या नहीं? और फिर वो अनपढ़ जाहिलों को सीएए तो समझ में आ गया, लेकिन कोरोना समझ में नहीं आया। अगर कोई सोच गलत है तो गलत है। एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे 1 मिनट। कौन बोल रहे हैं? बंसल जी, 1 सेकंड लूंगा मैं। देखिए, मैं बताऊं, जो गलत सोच है वो गलत है, चाहे वो मेरी तरफ से हो, बंसल जी की तरफ से हो या अतीक साहब की तरफ से हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये जो हिंदू मुस्लिम इतना हो रहा है, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए, बाबा आसाराम, बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल, माँ राधे,
जब इन लोगों से गलतियां हुई, इनके ऊपर इल्ज़ामात आए, तो हिंदुओं ने बिल्कुल नहीं कहा, बिरादरान वतन ने बिल्कुल उठ के नहीं कहा कि जो हमारे देवी देवता हैं, ये हमारे गॉड मैन है या गॉड वुमन है। उन्होंने कहा इन्होंने गलत काम किया है तो इनको जो है जो सज़ा देनी है कानून देगा। उसी तरह से हमें ये उम्मीद थी मुस्लिम कम्युनिटी से कि अपने को ये जमात से नहीं जोड़ते। जमात से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो कहूँ जहाँ भी जमाती हैं उनका अच्छा इलाज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनका इलाज नहीं हो खुद को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे, अपने ख़ानदान को भी मारेंगे और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो भी मरेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि ब्लेम ना करें अतीक साहब, रहमानी साहब या जो भी मेरे भाई हैं टीवी को देख रहे हैं। मैं उनसे फिर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। मेरा सवाल पूछना था आपसे फिरोज साहब, सीधा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिए। आप भी सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिएगा। हो जाए बराबर में कि जमाती है, ये मेरा भाई है। सुनिए, मेरा सवाल आपसे ये है फिरोज बख्त अहमद साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार करेंगे? सर मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? ये भी होता है फिरोज जी, मेरा सवाल सुन रहे हैं आप? रहमानी साहब जैसे लोग, मुझे लग रहा है शायद उनका फोन कट गया है, जैसे लोग वो हुकूमत को बुरा कहते हैं, वो फिर मोदी को बुरा। फिरोज साहब आपको अब आवाज आ रही है मेरी? देखिए ये सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। नहीं चले। क्या आप इस बात को मानते हैं कि कुछ जो हमें तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, डॉक्टर के साथ बदसलूकी करना या मेडिकल टीम के साथ पथराव करना, ये बातें इसलिए हैं क्योंकि वो सरकार के खिलाफ हैं? हमारी मिली जुली तहजीब है। जवाब नहीं दे रहा, आप सुन नहीं रहे मेरी बात। आप सुन, मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आपकी बात आ गई, अब सवाल भी तो सवाल सुन लीजिए प्लीज। मैंने आपसे सीधा सवाल ये किया था, क्या आप इस बात को मानेंगे कि बहुत से लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं, जो नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं प्रशासन के साथ, वो इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो खुद को सरकार के खिलाफ समझते हैं, कि उनकी आइडियोलॉजी सरकार के साथ नहीं है, तो इस मामले में भी वो अलग व्यवहार कर रहे हैं? हाँ देखिए सौरभ, ये लोग इस वजह से ही हरकतें कर रहे हैं कि इनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है। और आपने और हमने सबने सुना था हज़रत मौलाना साद साहब को। मैं तो खुद भी उलमाए किराम के ख़ानदान से हूँ, बड़ी इज़्ज़त करता हूँ मैं उलमा हज़रात की, और मुझे उम्मीद ये थी कि मौलाना साद साहब हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नक्शे कदम पे चलेंगे, उन्हीं की तरह की बात करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं वो कहाँ जाके रुपोश हो गए। ये देखिए जिस तरह से उन्होंने बात करी कि सरकार मस्जिदों में ताले लगा देना चाहती है, अगर आपको कोरोना हो गया तो मस्जिद में आप जो अपने प्राण त्याग दें, ये चीज़ें नहीं हैं। जो आप प्रीच कर रहे हैं, यू शुड प्रैक्टिस दैट। चलिए ठीक है, अगर मस्जिद में आके जान देनी है तो आप उसी मस्जिद से क्यों चले गए? आप भी वहाँ पे आते, क्वारंटीन भी वहीं करते। तो ये देखिए इससे बड़ा जब पुलिस आती है तो सर सबको जाना पड़ता है। 2-3 बातें आ चुकी हैं रहमानी साहब अब तक इस डिबेट के अंदर। उन्होंने कहा, अतीकुर रहमान साहब ने कहा शिक्षा की कमी है, जहालत ज्यादा है, गरीबी है, इस वजह से ऐसा है। अभी कहा फिरोज साहब ने कहा ये एक सेकंड, अभी फिरोज साहब ने कहा ये ब्रेन वॉश होने का नतीजा है, ये लोग ब्रेन वॉश हो गए मौलाना साद जैसे लोगों की बातें सुन करके। नहीं, मेरे नजदीक ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो लोग इसको सीएए से या एनआरसी से जोड़ के देख रहे हैं वो बहुत सख्त गलती कर रहे हैं, और ये उसी सब का नतीजा है कि जो कम्युनलाइजेशन बढ़ रहा है समाज में, ये इसी वजह से है कि गलत तौर पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ह्यूमन बता रहे हैं और एक इंपोर्टर बता रहे हैं, और आप बता रहे हैं जिहादी है। तो आप तबलीगी जमात को अगर वो तो आइसोलेटेड है ही ऑलरेडी, आप उसको सिंबल बना के और उसके जरिए कम्युनलाइजेशन समाज में झंडे लगा देंगे परिषद के और बीएचपी के झंडों के आप निकालेंगे तो होगा। दूसरी तरफ डिस्कशन का जो इश्यू है, हम आज तक कोरोना के एपिडेमिक होने पर को लेके सवाल नहीं कर सके, हम उसको समझने की कोशिश नहीं कर सके। 20 दिन से लगातार हम तबलीग क्यों चिल्ला रहे? हमने क्यों वो दूसरे, अगर ऐसे ही चिल्ला रहा था तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आए थे जिस पे चिल्लाया जा सकता था, लेकिन अब एक्सक्लूसिव हो के सिर्फ तबलीग पे, कितने लोग हैं तबलीग के और कितने, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, आप कह रहे 30% है, 70% और भी लोग हैं वो तबलीग के कांटेक्ट में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आए। जाहिर सी बात, हमारे पास भी ये स्टैटिस्टिक्स है। 54,000 लोग फॉरेन से यहाँ पर आ गए, उस पर हम बहस नहीं कर रहे कैसे आ गए। जो स्टैटिस्टिक्स है आज
137 करोड़ लोगों के देश में 137 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ 3 लाख लोगों को हमने टेस्ट किया है पिछले 5 महीने में, किसी तबलीगी को 5 महीने में, और उसमें से भी हमको मिले 17,500 और वो भी पिछले 3 दिन में हमको 1 लाख के हमने टेस्ट किए, 17,500 हमको मिले और उसमें 550 लोग मरे। इस बात पर खुश होना चाहिए, इस बात पे खुश होना चाहिए या गम मनाना चाहिए कि हमारे यहाँ उतने मामले नहीं निकल रहे? कितने लोग हैं रहमानी साहब, मुझे बताइए, ये बात खुशी की है? ये रहमानी साहब आप तो खुद डॉक्टर है, आपको डॉक्टर सुनिए, उनको जो ट्रीटमेंट सर सरकार की कोरोना को लेकर जो रणनीति रही है उसको केंद्र सरकार की नीति को पूरा देश फॉलो कर रहा है। पूरे देश से मेरा जब मैं कहता हूं तो वो तमाम राज्य सरकारें भी हैं जहां की बीजेपी की सरकारें नहीं है, वो सब लोग उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये अभी एकदम से सवाल उठा देना कि सरकार कोरोना के खिलाफ क्या ये सारे स्टेप्स उसके गलत हैं, ये ठीक नहीं लगता है। नहीं, दूसरी बात ये आप सवाल ये नहीं उठा रहे कि गलत है, सवाल ये कह रहे हैं कि क्या ये एपिडेमिक है? कोई पैरामीटर, इंटरनेशनल पैरामीटर से इसको एपिडेमिक साबित करके बताए। जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सरकार के दिए हुए स्टैटिस्टिक्स है, उसी की बुनियाद पे कह रहा हूं मैं। और हम बाकी लोगों की बात नहीं कर रहे, सारे देश की ओपिनियन बंद है। सौरभ जी, पैंडेमिक किसको कहते हैं ये डॉक्टर साहब बताएंगे, WHO नहीं बताएगा, भारत सरकार नहीं बताएगी, सकता हूं मैं बताऊंगा उसके लिए। ये जो देश में जितनी मौतें हो रही है वो नहीं बताएगा, मैं तो डॉक्टर रहमानी बताएंगे कौन सी चीज पेंडेमिक है कौन सी नहीं। अरे यार शर्म करो, बिल्कुल शर्म करो, रखता हूँ। अरे मौलाना, अरे शर्म करो, मालूम नहीं है ये इस्लाम के मानने वालों का तुम लोग सत्यानाश करते रहोगे ना, उनकी जिंदगी के साथ आप न्याय कर रहे हो ना अपने रिलीजन के साथ न्याय कर रहे हो। आप सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, आप नफरत फैला सकते हैं। अरे शर्म करो, कम से कम पेंडेमिक को पेंडेमिक मान लो। आप सौरभ जी, ऐसे लोगों के कारण ही ये कोरोना जो ये पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, ये बहस तो सर आज से 2 महीने पहले हुई थी। आज इस बहस का कोई मतलब नहीं है, पूरी दुनिया ठप पड़ी है इस कोरोना की वजह से, और आज हम इस विषय पर तो बहस नहीं कर सकते कि ये एपिडेमिक था भी कि नहीं था। प्लीज एक सेकेंड, आपने जो बात अभी कही, लेकिन वो फिर वही बात है, वो तबलीग को, सर एक मिनट, आपने जो अभी कहा कि तबलीग का नाम बताते हैं बाकी 70% नहीं बताते, ये भी एक किस्म की कवर फायर देना ही है कि भाई तबलीग का ही नाम क्यों। नलिन कोहली जी, 1 मिनट सर, हो गई बात, 1 मिनट नलिन कोहली जी, कि बाकी 70% भी तो हुए हैं, केवल 30% वाले का सोर्स क्यों बताया जाता है? नहीं, 70% का 30% है, पूरे जिम्मेदार है। और जो तबलीग का राइट सर, ठीक है रहमानी साहब, मैंने तो आपका सवाल पूछा है, मैंने तो आपका सवाल पूछा है, जवाब सुनिए, वो मुस्लिम छुपा जवाब सुनिए। ऐसा है, पर्दे में पहली बात है कि ये 30% है। जब पूरे देश के मामले आप देखते हैं, जब आसाम की बात करते, दिल्ली की करते, तमिलनाडु की करते, तो इनकी संख्या तबलीगी वालों की 50% से 90% है टोटल केसेस का। अरे जहां पर उनका कोई जाना नहीं हुआ वहां के साथ आप जोड़ के कह रहे हो ये कारण नहीं है, बिल्कुल वहां के कारण में थोड़ी ना इन्वॉल्व है, लेकिन पूरे देश में इतना इनका, क्योंकि कहीं 90% है, कहीं 80% है, कहीं 60% है, मिलके तब जाकर एवरेज 30% आया था। वो सवाल नेचुरली एक संस्था पे पड़ेगी। और दूसरा बताइए, इनके हरकत ऐसे है, क्या देश में और गरीब लोग नहीं है साथ? क्या मुसलमान में गरीब लोग नहीं है? क्या रहमानी साहब प्लीज, ऐसे बात नहीं हो पाएगी सर, ना आपकी बात समझ में आ रही है ना उनकी, प्लीज नलिन जी। मुझसे उम्र में भी बड़े, मैंने आपकी बात सुनी, बीच में मत टोकिए, आपको शोभा नहीं है। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूं साहब, ऐसा है व्हाट्सएप पे एक वीडियो चला, मेरे दोस्तों के बीच में आए, मेरे पास आया एक सज्जन, बिल्कुल मैं ब्लंट कह रहा हूं, वो थूक रहा है एक पैकेट में जिससे खाना डिलीवरी होती है। अब उसकी टोपी पहनते हुए देखकर जो हमारे लोग जो खाते हैं, दोस्त वो कह रहे जी हम ऑर्डर नहीं करना चाहते। बताओ किसका नुकसान हुआ? उन बेचारे मुसलमान खानसामाओं का नुकसान हो रहा ना, जो कोई बिरयानी बनाता है, कोई कुछ करता है। तो मैं आपसे कह रहा हूं, इन लोगों को अलग करिए, इनको सभ्यता सिखाइए, दोष दूसरों में मत करिए, नुकसान बिल्कुल आप कीजिए सोशल बाइकआउट, क्रिश्चियन भी है, बिल्कुल भी है, ईसाई, आप कामयाब हो जाएंगे। हमें कोई इंसानों का हो रहा है,
इस इंसानियत के नुकसान को रोकने में हर व्यक्ति को कदम उठाना है। अरे मैं कह रहा हूं ना, हिंदू समाज से जो गलत करता है वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग कारण ढूंढने की जगह जो गलत कर रहे हैं या उनसे जुड़े लोगों को उनके कार्रवाई खुद करिए समाज के अंदर। अच्छा नलिन कोहली साहब, इसका एक सेकंड, नलिन कोहली साहब, इसका हमने बात की कुछ लोगों से, उनका कहना यह है कि भाई जो आप जिस एक वीडियो का आपने जिक्र किया, एक वीडियो आया कोई फल वाला है, वो फलों के ऊपर थूक लगा करके उनको रख रहा है, अपनी रेहड़ी के ऊपर रख रहा है। इस किस्म के वीडियोस की क्या सत्यता है? और वो कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन वीडियोस को एक कम्युनिटी के खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए डेलिबरेटली फैलाया जा रहा हो, वायरल किया जा रहा हो? क्या इन वीडियोस के जरिए एक समुदाय को बदनाम करने की साजिश हो? देखिए साहब, मैं आपसे बताऊं सौरभ जी, बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल चीजें वायरल होती है, उतनी वायरल होती है जितना मैं रिवर्स कहता हूं। जब मुझे कई लोग इंटरव्यू करते हैं और मैं देशों का उनके चैनल का नाम नहीं ले रहा, इस बात को करने के लिए जैसे हिंदू समाज ही सब कुछ गलत कर रहा है। देखिए ये जो चीजें हैं, लेकिन जहां गलत हो रहा है उसको रोकना तो किसी को पड़ेगा। और वीडियो तो सत्य है ना, ये वीडियो लंदन की तो वीडियो नहीं है ना, कोई अमेरिका की वीडियो नहीं है, जर्मनी की वीडियो नहीं है। वीडियो कहां की हो सकती है? या हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश या कुछ, लेकिन बाकी चीजों को वीडियो में देखकर पता पड़ जाता है हिंदुस्तान के किसी कोने का है। कोई व्यक्ति अगर ऐसा कर रहा है तो उस समाज को अपने काम, भाई देखिए ये और कोई नहीं, मुस्लिम समाज में जो चीजें होंगी उनका अधिकार बनता है। चलिए अच्छा ठीक है सर, समय खत्म हो गया मेरे पास। रहमानी साहब, इसी बात का जो नलिन कोहली ने अभी अंत में कही है, जो बात हुई, 15 सेकंड आपके पास, प्लीज 15 सेकंड में बात खत्म कीजिए अपनी, रहमानी जी। देखिए मैं सीधे से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग इसको हिंदू और मुसलमान बना रहे हैं वो इस देश के गद्दार हैं और वो इस देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम वो तो बना ही रहे हैं, आप ही गद्दार हैं। मुल्क पे रहे हैं, देश के गद्दार तो सबसे बड़े 3 लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक दूसरे अरे सर, बंसल जी, अगर गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं अभी, देश को नुकसान पहुंचाएंगे, देश को नुकसान पहुंचाएंगे जो लोग अलग करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तबलीगी जमातियों के सब जो लोग ठीक है सर, समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद नलिन कोहली जी, तस्लीम रहमानी जी, बंसल साहब, अतीकुर रहमान जी और फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।